हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स किंगडम प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स होते हैं। इनको व्हर्लिंग विप्स भी कहा जाता है और इन्हीं की वजह से रात को जो समुद्र होता है वो टिमटिमाता सा हुआ महसूस होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है और दूसरे प्रोटिस्टा के मेंबर्स के न्यूक्लियस से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आज आपको बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप आज के वीडियो लेसन को पूरा देखेंगे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स को हमने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था डायटम्स के बारे में, और डायटम्स में आपने ये पढ़ा था कि डायटम्स मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है। तो ये मोटाइल होते हैं और वाटर की सरफेस पर अपनी मर्जी से भी ये थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। इनका जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है। डायटम्स का भी गोल्डन ब्राउन कलर ही होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इनको कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। दो फ्लैजिला होने की वजह से इनकी जो मूवमेंट होते हैं थोड़ी सी अलग टाइप की मूवमेंट इनकी होती है। ये लड़खड़ाकर मूव करते हैं, यानी कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो झूम बराबर झूम टाइप की मूवमेंट होती है। क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला हैं, तो एक फ्लैजिला क्या करता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करता है और दूसरा फ्लैजिला इनको स्पिन करता है, यानी कि चारों तरफ घुमाता रहता है। तो इस तरह से ये घूमते हुए चलते रहते हैं, जैसे कि एक लट्टू चलता है और ये स्विमिंग करते रहते हैं और घूमते भी रहते हैं। इस टाइप की स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह से ही इनको व्हर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स सी की सरफेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से लग्जुरेंटली ग्रो करते हैं और इनकी ग्रोथ अगर प्रॉपर होती है, अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी जो सी की सरफेस होती है उसको ये कवर कर देते हैं। दो डायनोफ्लैजिलेट्स के एग्जांपल यहाँ पर है। पहला डायनोफ्लैजिलेट होता है गोनियोलेक्स और दूसरा डायनोफ्लैजिलेट है जिम्नोडीनियम। ये दोनों के दोनों जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो सी की सरफेस पर इतना जबरदस्त तरह से ग्रो करते हैं कि पूरी की पूरी जो सी की सरफेस होती है वो रेड कलर में दिखाई देती है। और जब सी के अंदर टाइड आता है, यानी कि उसके अंदर लहरें बनती हुई दिखाई देती है, तो वो लहरें भी लाल कलर की दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड। तो इतनी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, इतनी जबरदस्त इनकी ग्रोथ होती है कि पूरा का पूरा जो सी होता है वो रेड कलर का इनकी वजह से दिखाई देना शुरू हो जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पर रहते हैं, तो मोस्टली जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं, यानी कि समुद्र में आपको मिलेंगे। प्लैंक्टोनिक ही होते हैं और एक सी की सरफेस को ये पूरी अच्छी तरह से कवर कर देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर ग्रो करते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर ग्रोथ करते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक कलर ही प्रोवाइड करा देते हैं। या तो गोल्डन ब्राउन कलर में मिलेंगे या रेड कलर में मिलेंगे या और भी कई वेरियस कलर्स में डायनोफ्लैजिलेट्स आपको मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर है डायनोफ्लैजिलेट्स का कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। इनकी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है वो जेलीफिश के साथ होती है। जेलीफिश के अंदर ये सिम्बायोटिकली रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स जेलीफिश के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उनको बोलते हैं जूजेंथेली। जूजेंथेली वर्ड ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है। व्हाट इज जूजेंथेली? जूजेंथेली आर द डायनोफ्लैजिलेट्स हु लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद जेलीफिश। जेलीफिश जो होती है ये एक ट्रू फिश नहीं होती है, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये भी प्लैंक्टन्स की तरह से ही वाटर की सरफेस के ऊपर घूमते हुए दिखाई देते हैं आपको। जेलीफिश को आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। फिलहाल जेलीफिश की स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स की हेल्प से ये आगे पीछे मूव होते रहते हैं और इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स भी होते हैं जिनसे ये अपने जो प्री होता है उसको पकड़ सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। जेलीफिश के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स का, वहां पर पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये एक जेलीफिश ग्रो कर रही है और इसके अंदर यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं और ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स सी के ऊपर प्लैंक्टन्स की फॉर्म में आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं सी के वाटर के अंदर, जैसे कि गोनियोलिक्स है। गोनियोलेक्स जो होता है ये अगर लार्ज नंबर्स में ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो मरीन एनिमल्स होते हैं
पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही घातक कई बार साबित होते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है जो डायनोफ्लैजिलेट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा डिफरेंट बना देती है, वो होती है इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का होना। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ स्पेसीज होते हैं वो रात को टिमटिमाती हुई सी दिखाई देती हैं, जिससे रात के टाइम पर जो सी की सरफेस है वो बिल्कुल जगमगाती सी दिखाई देने लगती है। अब ये जो एबिलिटी है वो कैसे आती है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होती है इनके अंदर ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है लूसीफेरिन। जैसे ही लूसीफेरिन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है ये ऑक्सीलूसीफेरिन में चेंज हो जाता है। इसको ऑक्सीलूसीफेरिन में चेंज करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है लूसीफेरेज। लूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ लूसीफेरिन रिएक्ट करके ऑक्सीलूसीफेरिन में चेंज हो जाता है और इससे लाइट एनर्जी रिलीज होती है, और इस लाइट एनर्जी की वजह से ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टिमटिमाते हुए से दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि लूसीफेरेज एंजाइम ही ऑक्सीलूसीफेरिन को फिर से लूसीफेरिन में चेंज कर देता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है डायनोफ्लैजिलेट्स का। जो डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं उनके नाम है नोक्टी ल्यूका, गोनियोलेक्स एंड पायरोसिस्टिस। ये नाम आपको याद रखने हैं, अगर आप इनको याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तक आपने डायनोफ्लैजिलेट्स की कई स्पेसिफिक फीचर्स समझ लिए हैं। आपने समझ लिया है कि डायनोफ्लैजिलेट्स व्हर्लिंग विप्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्पिनिंग भी होती है और स्विमिंग भी होती है। ये भी आपने समझ लिया कि डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड टाइड के लिए भी। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बेसिक फीचर्स पढ़ने के बाद में हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये आप समझ ही चुके हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स इनको कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर जिनकी जो स्पेसीज होती है ये फोटोसिंथेटिक होती है और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी आपने एक स्पेसीज जूजेंथेली के बारे में पढ़ा, वो जो कि सिम्बायोटिक होती है, तो यानी कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह लेते हैं। कुछ कंडीशंस में इनको सेप्रोबिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हुए भी देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में जो डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे वो फोटोसिंथेटिक ही होंगे। एक डायनोफ्लैजिलेट की स्पेसीज है जो कलरलेस होती है जिसका नाम है ब्लास्टोडीनियम। ये पैरासाइटिक होता है कुछ एनिमल्स के ऊपर। अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की सेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स की सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल होते हैं उसको थीका या लोरिका भी कहा जाता है। ये जो सेल वॉल होते हैं ये सेलुलोज की ही बनी हुई होती है, लेकिन सेलुलोज की ये सेल वॉल जो होती है ये छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में दिखाई देती है, इसी वजह से इनको थीकल प्लेट्स भी कहा जाता है। ये जो प्लेट्स होती हैं थीकल प्लेट्स जिनको हम कहते हैं, ये कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि एक आर्मी, जो पुराने टाइम की आर्मी होती थी उनके जो जवान होते, जो सैनिक होते थे, उनके जो कवच होते थे, कुछ कुछ ये थीकल जो प्लेट्स होती हैं इस तरह से दिखाई देती है। यानी कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि कोई वॉर का सैनिक है और इसने बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का अच्छा सा लोहे का कवच पहन रखा है और उसके कवच में बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थीकल प्लेट्स। और क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ही आर्मर्ड सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये लड़ाई में जाने वाला है, इसलिए इनको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। इस इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल की स्ट्रक्चर यानी कि आउटर कवरिंग है और यहाँ पर ये आप छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। इन प्लेट्स को ही थीकल प्लेट्स कहा जाता है। सेल वॉल जो इसकी होती है इसको थीकाम बोलते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर दो हमें ग्रूव्स दिखाई देते हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है कि हमें दो नैरो कट दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक इसमें लॉन्गिट्यूडिनल कट आप देख रहे होंगे और एक यहाँ पर एक ट्रांसवर्स कट आप देख रहे होंगे। यहाँ मैं एक डायनोफ्लैजिलेट की सेल बना देता हूँ। डायनोफ्लैजिलेट की जो सेल होते हैं उसके अंदर एक आपको लॉन्गिट्यूडिनल कट दिखाई देगा और एक कट आपको दिखाई देगा ट्रांसवर्स। तो ये दो कट लाइक स्ट्रक्चर्स डायनोफ्लैजिलेट में हमें दिखाई देती हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल कट या लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस और जो ये ट्रांसवर्स ग्रूव होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रिडिल या एन्युलस। तो इस तरह से डायनोफ्लैजिलेट की जो आर्मर्ड
थीका होती है उसके अंदर दो ये ग्रूव्स हमें दिखाई देते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जो ग्रूव होगा उसका नाम होगा लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस, और जो ट्रांसवर्स ग्रूव होगा इसका नाम होगा सिंगुलम एन्युलस या फिर ट्रांसवर्स गिर्डल। ये चीज आपको याद रखनी है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव यानी कि ये लेंथ वाइज होगा, और ट्रांसवर्स जो ग्रूव होगा इसके ट्रांसवर्सली मूव करेगा, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन जिस तरह से हम काटते हैं उसी तरह से ये अर्थ के पैरेलल ही आपको दिखाई देगा। अब इसके पास जो फ्लैजिला होते हैं वो दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला होता है इसका ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक फ्लैजिला होता है इसका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। अभी हमने दो ग्रूव्स के बारे में पढ़ा, इन्हीं ग्रूव से ये दो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं। ट्रांसवर्स जो फ्लैजिला होता है ये ट्रांसवर्स ग्रूव से ओरिजिनेट होता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बना हुआ है और यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्स ग्रूव बना हुआ है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से यहाँ पर ये एक फ्लैजिला निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, और यहाँ पर ट्रांसवर्स ग्रूव है ये बीच में, यहाँ से एक फ्लैजिला निकला हुआ है, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब ये दो फ्लैजिला जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोकोन्ट कहा जाता है। हेटेरोकोन्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों के दोनों जो फ्लैजिला हैं वे दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक फ्लैजिला जो होता है जो ये वाला है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है ये हेलिकल नहीं होता है, लेकिन जो ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है ये बिल्कुल हेलिकल होता है, इस तरह से हेलिकल शेप में ही होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का जो फ्लैजिला है ये हेलिकल फॉर्म में है। इसके साथ साथ जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है वो एक्रोनिमेटिक होता है। एक्रोनिमेटिक का मतलब इस फ्लैजिला के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स नहीं होते हैं। आगे जब आप फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ के अंदर वहां पर आप अलग अलग टाइप के फ्लैजिला, हेटेरोकोन्ट फ्लैजिला, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजिलेट्स की, उसके अंदर बाहर की तरफ उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर छोटी छोटी प्लेट्स दिखाई देती हैं जिनको हम बोलते हैं थिकल प्लेट्स। इसकी जो सेल वॉल है इसके अंदर हमें दो ग्रूव दिखाई देंगे। जो ग्रूव हमें लेंथ वाइज दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और जो ग्रूव हमें इसकी ट्रांसवर्सली दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव या एन्युलस। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होगा उससे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला निकलता है, और जो ट्रांसवर्स ग्रूव होगा उससे ट्रांसवर्स फ्लैजिला निकलता है। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है उसके अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल होती है, ये हमने समझ लिया है। और ये जो दो फ्लैजिला होते हैं यही इसको अलग अलग टाइप की मूवमेंट कराते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है ये इसको स्विमिंग कराता है, और जो ये हेलिकल फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्सली इसके चारों तरफ ये लिपटा रहता है, ये इसको स्पिनिंग मूवमेंट कराता है। तो इसी वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको व्हर्लिंग विप्स भी कहा जाता है, और इन्हीं अलग अलग टाइप के फ्लैजिला की वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो झूमते हुए मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के न्यूक्लियस के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव होता है। डिस्टिंक्टिव यानी कि ये किंगडम प्रोटिस्टा के और किसी भी मेंबर्स के अंदर इस तरह का न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। इनके न्यूक्लियस को मीजोकैरियोन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मीजोकैरियोन जो न्यूक्लियस होता है वो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ही मिलता है। अब मीजोकैरियोन किस टाइप के न्यूक्लियस को हम कहते हैं? मीजोकैरियोन की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। मीजोकैरियोन इज अ न्यूक्लियस विद कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो कंडेंस्ड होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाई देता है। जनरल कंडीशंस में भी उसको मीजोकैरियोन बोलते हैं। जो टर्म मीजोकैरियोन था वो दिया था डोजर ने, ये भी आपको याद रखना है। अब ये डिस्टिंक्टिव क्या है और उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है ये आप समझिए। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं जो कि डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि जब वो डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, तो उनका जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है, यानी कि धागे जैसी स्ट्रक्चर डीएनए की आपको दिखाई देगी नॉर्मल कंडीशंस में जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। लेकिन जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में जाती है तो उसका जो डीएनए होता है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमेटिन फाइबर से वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म लेना शुरू कर देता है। यानी कि एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डीएनए है इस तरह से थ्रेड लाइक फॉर्म में आपको दिखाई देगा। लेकिन जब ये सेल डिवीजन की फेज में आएगी, यानी डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवाइड करने के लिए, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए है ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस होना
स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। अब इसके अंदर ये आपको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन ये खासियत है डायनोफ्लैजिलेट्स के न्यूक्लियस की कि नॉर्मल कंडीशंस में भी इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ही दिखाई देता है, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में ही आपको वो दिखाई देगा। यहाँ पर इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पर सेंट्रल में न्यूक्लियस दिया हुआ है और इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये क्रोमोसोम्स को आप देख पाएंगे। ये जो डीएनए है ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है इसको डिस्टिंक्टिव कहा जाता है और इसका नाम रखा गया है मीजोकैरियोन। मीजोकैरियोन जो होता है वो मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। और इसके अंदर एक चीज और आप ये भी समझ लीजिए कि क्योंकि इसका जो डीएनए है वो ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर डीएनए को जो रैप करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का। जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड नहीं कर रही होती हैं तो उनका जो लार्ज साइज का डीएनए होता है उस सारे के सारे डीएनए को रैप करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनका जो डीएनए है वो ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म में, इसलिए इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का उसके अंदर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक डीएनए का और यूकैरियोटिक डीएनए का। यानी यूकैरियोटिक डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया इसके पास कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके पास है। और प्रोकैरियोटिक फीचर ये हो गया कि इसके डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है डायनोफ्लैजिलेट्स के न्यूक्लियस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये डायनोफ्लैजिलेट का जो न्यूक्लियस है इसके बारे में आप सारी चीजें अभी तक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करा देते हैं वो किस तरह के होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स या क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनको कहा जाता है पेरिडिनिन प्लास्टिड्स। पेरिडिनिन प्लास्टिड कहने के पीछे भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसकी जो लेयर्स होते हैं यानी कि जो ये प्लास्टिड्स होते हैं इनको 3 मेम्ब्रेन सराउंड करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर होती है कितनी मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर आप देखिए ये जो उसकी मेम्ब्रेन्स है यहाँ पर आपको 3 मेम्ब्रेन्स मिलेगी, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स सराउंड करती हैं प्लास्टिड्स को। जनरली 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उनके पास 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिड्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर उनकी एक यूनिक फीचर है कि इनके पास 3 मेम्ब्रेन्स हैं और इसी वजह से इनके जो प्लास्टिड्स हैं इनको बोलते हैं पेरिडिनिन प्लास्टिड्स। अब इनके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल पिगमेंट्स। और इसको जो कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट होता है उसका नाम होता है डायनोजैंथिन। डायटम्स के अंदर आपने पढ़ा था फ्यूकोजैंथिन या डाइटोजैंथिन, लेकिन यहाँ पर जो पिगमेंट है वो है डायनोजैंथिन। जैंथिन आप समझ गए होंगे, जैंथिन लास्ट में लगेगा और डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए लग गया है। अगर ये डायटम्स के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे डाइटोजैंथिन। तो ये आपको याद रखना है। रिजर्व फूड मटेरियल के अंदर होता है स्टार्च या ऑयल, क्लोरोफिल भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। अब एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं जो फ्रेश वाटर में जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स मिलते हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है वाटर को कंट्रोल करना, यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्यूशन जो होता है फ्रेश वाटर का उसके अंदर सोल्यूट्स की अमाउंट बहुत ही कम होती है। और इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, उनकी सेल के अंदर जो फ्रेश वाटर होता है वो कंटिन्यूसली अंदर की तरफ मूव करता रहता है। यानी कि जो सेल होती है उसके अंदर वाटर का फ्लो चलता रहता है। ये एक सेल है और ये फ्रेश वाटर है, यहाँ से वाटर इसके अंदर मूव होता रहता है। अब एक्सेसिव वाटर को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है उसको बॉडी से सेल के अंदर से बाहर निकालने के लिए यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेसिव वाटर को कंट्रोल करती है और एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालती रहती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलते हैं ये मिलते हैं जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर। लेकिन जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलती है। इनकी जगह पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसका नाम होता है
पुसुले। पुसुले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड पुसुले। ये जो करती है, ये सारे का सारा जो इसके अंदर एक्सेसिव कंटेंट होता है, वाटर वगैरह होता है, उसको बाहर निकालने का काम ये करती है। इसकी जो लोकेशन होती है ये फ्लैजिला के बेस के पास लोकेटेड होती है, यानी कि यहाँ पर ये फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है और फ्लैजिला के पास में ही यहाँ पर ये होती है। इसके नीचे यहाँ पर एक कलेक्टिंग पुसुले होती है जो एक ट्यूब की हेल्प से एक्सेसिव मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है, यानी कि सेल से बाहर ये एक्सेसिव कंटेंट जो भी होता है उसको निकालती है, एक्सेसिव वाटर को भी ये रिमूव करती है। इसी वजह से इसका जो फंक्शन बोला जाता है वो बोला जाता है ओस्मो रेगुलेटरी, यानी जो पुसुले होती हैं वो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करती है और फ्लूइड बैलेंस करके रखती है डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल के अंदर। इसके साथ साथ ये इसको फ्लोटेशन में भी हेल्प करती है। तो ये हो गई पुसुले जो होती है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। कई चीज़ें डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आपने जो पढ़ी हैं वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डायनोफ्लैजिलेट्स में स्पेसिफिकली मिलती है। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बड़ी आसानी से मिलते हैं क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स की कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनल्स के पास हैं। सबसे पहले ये इसकी सेल वॉल आप देख रहे होंगे। इसकी जो सेल वॉल है इसमें ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थिकल प्लेट्स। थिकल प्लेट्स जो होती हैं ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं और ये इसको एक स्कल्पचरिंग प्रोवाइड करा देती है। बाहर से देखने पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि सेना का कोई सिपाही होता है, इसलिए इनको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास जो फोटोसिंथेसिस करने वाले क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनको थाइलेकोइड्स बोलते हैं। थाइलेकोइड्स जो होते हैं ये इनके चारों तरफ जो प्लास्टिड्स होते हैं, थाइलेकोइड्स जो होते हैं ये प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। इन प्लास्टिड्स को बोलते हैं पेरिडिनिन प्लास्टिड्स। इन पेरिडिनिन प्लास्टिड्स की खासियत ये होती है कि इनके पास 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल होती है उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है और एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है। लॉन्गिट्यूडिनल जो ग्रूव होता है उससे जो फ्लैजिला निकलता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम, ये आप देख पा रहे हैं। जो ट्रांसवर्स ग्रूव होता है उससे जो फ्लैजिलम निकलता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, मीजोकैरियोन, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोकैरियोन जो होता है ये भी एक स्पेशलिटी है डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको मीजोकैरियोन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशंस में भी इसकी जो सेल होती है उसका जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में ना होकर के क्रोमोसोम्स की फॉर्म में रहता है। इसके साथ साथ इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब इसके अंदर ओस्मो रेगुलेटरी एक ऑर्गन मिलता है जिसका नाम होता है कलेक्टिंग प्यूस्यूल। प्यूस्यूल जो होती है ये ओस्मो रेगुलेशन करती है, यानी कि एक्सेसिव वाटर को ये सेल से बाहर रिमूव कर देती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह से ये काम नहीं करती है। इसके साथ कनेक्टेड होती है एक कलेक्टिंग प्यूस्यूल और ये जो प्यूस्यूल होती है ये एक डक्ट की हेल्प से सेल से जो एक्सेसिव वाटर, मिनरल्स और एक्सेसिव चीज़ें होते हैं ये बाहर रिमूव करती रहती है। तो ये होगी सेलुलर स्ट्रक्चर डायनोफ्लैजिलेट्स की। एक और भी इंपॉर्टेंट फीचर, एक यूनिक फीचर बिल्कुल मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट के बारे में आप और डिटेल्स में आगे भी पढ़ेंगे। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम के अंदर भी मिलते हैं। पैरामीशियम जो होता है एक स्लीपर की तरह का प्रोटिस्टा का मेंबर होता है और कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनियोलेक्स के अंदर भी ट्राइकोसिस्ट मिलते हैं। ट्राइकोसिस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये एक ट्राइकोसिस्ट होता है जो थिकल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप ट्राइकोसिस्ट को देख पा रहे हैं, ये थिकल प्लेट्स हैं और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि थैली सी होती है जिसके अंदर एक बहुत ही नुकीला फिलामेंट होता है। जब डायनोफ्लैजिलेट्स के सामने कोई शिकार आता है या कोई डिफेंस इसको किसी से करना होता है तो जो इसके अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इससे एक फिलामेंट निकलता है बहुत ही तेजी के साथ। ये जो फिलामेंट होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और जो भी इसका प्री होता है, यानी जो जिससे इनको खतरा होता है, ये उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसके अंदर ये घुस जाता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये पैरालाइज कर देते हैं या किल कर देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डायनोफ्लैजिलेट्स का, द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोसिस्ट। अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होता है वो होता है बाइनरी फिशन की हेल्प से। बाइनरी फिशन के अंदर जो सेल होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, यानी कि जो एक वेजिटेटिव सेल होती है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसका जो डिवीजन होता है वो पोस्टीरियर एंड से होना स्टार्ट हो जाता है, सेल के दो हिस्से हो जाते हैं। और क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पहले से ही जो डीएनए है वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो सेल्स के अंदर डिवाइड होकर के मूव कर जाता है। इसका जो डिवीजन होता है इसके अंदर एक यूनिक फीचर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिवीजन के अंदर डिवीजन के टाइम पर भी परसिस्ट करते हैं। आपको मैं एक सेल डिवीजन का एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में है। जब ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसोल्व होना स्टार्ट होती है। इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है और जो इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो क्रोमोजोम्स की फॉर्म में आना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं क्रोमोजोम्स और कंडेंस हो जाते हैं। तो अब जब ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी इसके अंदर कंडीशन होगी ये कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जो क्रोमोजोम्स है ये आपको दिखाई देना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सेल के अंदर डिवीजन का प्रोसेस है। एक जो नॉर्मल सेल होती है वो उस तरह से डिवाइड करेगी। जब एक नॉर्मल सेल डिवाइड करना शुरू करती है, जब उसके दो हिस्से होना स्टार्ट होते हैं तो उसका जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो क्रोमोजोम्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का उसको हम बोलते हैं मीजोकैरियोन। मीजोकैरियोन हम इसलिए बोलते हैं कि उसके जो क्रोमोजोम्स हैं वो पहले से ही कंडेंस्ड फॉर्म में है न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ये डिवाइड करता है, जब डिवाइड करती है एक सेल डायनोफ्लैजिलेट की, तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियोलस है ये कोई भी डिसअपियर नहीं होता है, वो एज इट इज इसी फॉर्म में रहते हैं। बस इसके दो न्यूक्लियस है इसके दो हिस्से हो जाते हैं क्योंकि ये पहले से इसके जो क्रोमोजोम्स हैं वो कंडेंस्ड हैं, दो आधे आधे से हिस्से इसके हो जाते हैं। सेल भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से बाइनरी फिशन हो जाता है एक डायनोफ्लैजिलेट की सेल के अंदर। अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल्स होती हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये हैप्लोइड कंडीशंस में होती है, यानी कि इनकी जो सेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर्स जो होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं। डायटम्स में हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो अपना टाइम बिता देता है एक सेल डायनोफ्लैजिलेट की वो रहती है हैप्लोइड कंडीशन में। हैप्लोइड कंडीशन में डिवाइड होना शुरू होती है और ये हैप्लोइड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ये जो गैमेट्स होते हैं ये आइसोगेमस भी हो सकते हैं और एनआइसोगेमस भी हो सकते हैं। आइसोगेमस गैमेट्स का मतलब होता है कि दोनों गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, आप उनको नहीं पहचान पाएंगे, और एनआइसोगेमस गैमेट्स का मतलब होगा कि दोनों गैमेट्स फ्लैजिलेटेड तो होंगे लेकिन उनके साइज में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप एक मैच्योर्ड सेल देख पा रहे होंगे, ये एक हैप्लोइड सेल है, इसने डिवाइड करना स्टार्ट किया और ये दो हैप्लोइड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट होती हैं। जो सेल डिवाइड हो जाते हैं उनसे डिवाइड होकर के हैप्लोइड गैमेट्स बन जाते हैं। ये जो हैप्लोइड गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं। हैप्लोइड गैमेट्स के फ्यूज होने से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है क्योंकि ये दोनों की दोनों सेल्स थी, जो गैमेट्स की सेल्स थी ये हैप्लोइड सेल्स थी, तो इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पर मियोसिस होता है और इस मियोसिस को हम बोलते हैं डाइगोटिक मियोसिस। ये हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ भी हमने पढ़ा था कि कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है और कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होता है इसके अंदर, यानी जब जाइगोट बन जाता है तो वो म्योटिकली डिवाइड करता है और उससे 4 हैप्लोइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये 4 वेजिटेटिव हैप्लोइड सेल्स यहाँ से इस तरह से प्रोड्यूस हो जाते हैं और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। तो अब हमने पढ़ लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डायनोफ्लैजिलेट्स की। इकोनॉमिकली डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ खास बात हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब वे टॉक्सिक केमिकल्स किस तरह से दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वो तो हमने समझ ही लिया है। पॉइजनस सब्सटेंसेस या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को ये मार सकते हैं, लेकिन हमारे पर ह्यूमन बींग्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा हम वो समझते हैं। गोनियोलेक्स कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है वाटर के अंदर। इन टॉक्सिक सब्सटेंस को कुछ मोलस्क्स
ऑब्टेन कर लेते हैं यानी खा लेते हैं, और उन मोलस्क को ह्यूमन बीइंग अपने फूड की फॉर्म में यूज करते हैं। इस मोलस्क के एग्जाम्पल होते हैं मसल्स। मसल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब इन इन्फेक्टेड मसल्स को खा लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स तो उनके अंदर हो जाती है डिजीज और ये पॉइजनिंग कर देते हैं। ये पॉइजनिंग हमारे लिए बहुत ही फैटल साबित हो सकती है। तो ये एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है हमारे लिए डायनोफ्लैजिलेट्स की, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ लिया है कि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स हैवीली आर्मर्ड होते हैं, जैसे कि सीरेटियम। यहाँ पर आप सीरेटियम को देख पा रहे हैं। इसके जो बाहर का आर्मर है, जो प्लेट्स इसकी बॉडी में बनी हुई है, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड होती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई डायनोफ्लैजिलेट्स की। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज कर लेते हैं एक बार। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनके पास एक ही सेल होती है, मोटाइल होते हैं, बाईफ्लैजिलेटरी होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड ये अपने आप बना लेते हैं। दो फ्लैजिला होने की वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्पिनिंग मूवमेंट भी होती है और स्विमिंग मूवमेंट भी होते हैं, यानी कि ये स्विमिंग भी करते हैं और चारों तरफ स्पिनिंग भी करते हैं। इसी वजह से इनको बर्लिंग विप्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डायनोफ्लैजिलेट्स का। ज़्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट्स की स्पेसीज जो होती हैं वो मरीन होती है, सी की सरफेस पर ये बहुत ही अधिकता में ग्रो करते हैं और उसको अलग अलग टाइप के कलर ये प्रोवाइड करा देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ी कि ये फोस्फोरिसेंट होते हैं, यानी कि ये चमक बिखेरते हैं। रात के टाइम पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो अलग तरह से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं सी के अंदर। इस फिनोमेना को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। सेल वॉल होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, उसको हम थीका या लोरिका बोलते हैं। थीका जो होती है इसके अंदर सेलुलोज की ही ये बनी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही टफ सी प्लेट्स की फॉर्म में ये दिखाई देती है, जिसको हम थीकल प्लेट्स बोलते हैं। इसी वजह से डायनोफ्लैजिलेट्स हमें एक युद्ध के सिपाही की तरह से दिखाई देते हैं और इन डायनोफ्लैजिलेट्स को हम बोलते हैं आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल होते हैं उसके अंदर दो ग्रूव्स होते हैं, यानी दो कट लगे होते हैं। एक कट लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक कट ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडिनल कट से लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला एमर्ज होता है और जो ट्रांसवर्स कट होता है उससे ट्रांसवर्स फ्लैजिला एमर्ज होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम मीजोकैरियोन कहते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में हमेशा ही आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इसके जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम पेरिडिनिन प्लास्टिड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास दो मेम्ब्रेन्स की जगह तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ी। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ी कि इनके पास ट्राइकोसिस्ट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये अपना जो एनिमी होता है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो उनका साइकिल होता है उसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको, कोई चीज़ डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आप समझ नहीं पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।